नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मैटलैब के कुछ इनबिल्ट फंक्शंस के एप्लीकेशंस के बारे में। आप मैटलैब का कोई अगर फंक्शन आपके पास अवेलेबल है तो आप उसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो उसका मैं आपको आज हल्का सा एक आइडिया दूंगा। हमने लास्ट लेक्चर में भी कुछ फंक्शंस कवर किए थे, तो इसमें भी थोड़ा सा हम कुछ फंक्शंस कवर करने वाले हैं। तो आज जो मैं फंक्शन कवर करने वाला हूँ उसमें है एन एन जेड, फाइंड, रीसेव, फ्लिप एल आर और डिफ। तो एन एन जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स एलिमेंट। ठीक है, अगर आपको नॉन जीरो मैट्रिक्स एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो आप एन एन जेड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इंडेक्सेस फाइंड करनी है, इंडेक्स वैल्यू फाइंड करनी है नॉन जीरो एलिमेंट्स का, तो उसके लिए आप फाइंड यूज़ कर सकते हैं। रीसेप है, उससे आप कोई भी एरे है उसका साइज है उसे चेंज कर सकते हैं। फ्लिप एल आर है, उससे आप एरे का जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर सकते हैं। लेफ़्ट टू राइट है उसे फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, और डिफ से आप डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, तो इन्हें हम अप्लाई करके देखते हैं तो आपको और मज़ा आएगा इसमें। ठीक है, तो इसके लिए हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में हमें ये क्वेश्चंस हैं, बेसिकली इन्हें सॉल्व करना है इस मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स एंड जीरो एलिमेंट्स। तो इसमें कितने नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं ये पता करना है और कितने जीरो एलिमेंट है ये पता करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है फाइंड द इंडेक्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनका इंडेक्स क्या है, वो कौन सी पोजीशन पर है, ठीक है ना, वो पता करना है। उसके बाद फिर हमें फाइंड करना है कि हाउ मेनी टाइम्स टू अपीयर्ड इन द एरे। एरे में जो यहाँ पे एरे है या मैट्रिक्स कहें उसमें जो टू है वो कितनी बार आया है। ठीक है, ये निकालना है। उसके बाद हमें ये पता करना है कि कितने ऐसे एलिमेंट है उनकी वैल्यू टू से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चार काम हमें करने हैं। तो आइए देख लेते हैं इसे मैटलैब में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ए को एंटर कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 0, देन 0 0 2, देन 2 3 4। ठीक है, ए आ गया अपने पास। अब हमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि आपको ये फाइंड करना है कि इसमें नॉन जीरो एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जो पहला वाला फंक्शन था उसे यूज करेंगे एन एन जेड। तो एन एन जेड आपने किया सिंपल ए। ठीक है, देखिए एन एन जेड ए, तो आपको 6 जो एलिमेंट्स हैं जो नॉन जीरो हैं वो आपके पास आ गई। ठीक है, आसान है। अगर आपको ये पता करना है कि जीरोस एलिमेंट कितने हैं, कितने एलिमेंट जीरो हैं, तो उसके लिए आप यहाँ नोट लगाएंगे, नोट ए। ठीक है ना, गेट वाला जो लगाते थे वही है, नोट ए करेंगे तो आप देखिए 3 एलिमेंट हैं वो ज़ीरो हैं। ठीक है, टोटल 9 एलिमेंट हैं, तो 9 के 9 हो गए। ठीक, तो इससे आपको पता चल गया नॉन जीरो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो और जीरो एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, अब हम ये चाह रहे हैं कि कौन कौन सी इंडेक्स वैल्यू पर ये जो एलिमेंट हैं वो नॉन जीरो हैं या ज़ीरो हैं। ठीक है, इनका अगर मैं इंडेक्स वैल्यू की बात करूं तो देखिए ये इंडेक्स वैल्यू है वो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 8 9 इस तरीके से। ठीक है, मैंने अपने लेक्चर में बताया है जो सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे, अगर आपको कोई मल्टी डायमेंशनल एरे दिया है तो आप उसे एज ए सिंगल डायमेंशनल कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पर्टिकुलर इस 3 की बात करूं तो इस 3 को मैं दो तरीके से एक्सेस कर सकता हूं। दो तरीके से कैसे, या तो मैं इसे एज ए सिंगल डायमेंशनल एक्सेस कर सकता हूं या फिर इसे एज ए मल्टी डायमेंशनल मतलब रो और कॉलम के फॉर्म में भी एक्सेस कर सकता हूं। देखिए मैं एक्सेस करके दिखाता हूं। मैं अगर इसे एक्सेस करना चाह रहा हूं तो मैं अगर लिखता हूं ए, पहले सिंगल डायमेंशन के हिसाब से कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6, ये 6 पोजीशन पे है। ठीक है ना, मैटलैब में जो काउंटिंग है वो ऐसे कॉलम वाइज होती है। ठीक है, तो 6 पोजीशन पे है, तो A6 अगर मैं लिखूंगा तो देखिए आपको 3 मिल गया। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका अगर आप देखें तो ये कौन से रो में है, थर्ड रो में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, तो मैं अगर लिखता हूँ ए थर्ड रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया, 3 आ गया, वही 3 आया है। तो दो तरीके होते हैं, या तो मैं ऐसे एक्सेस कर लूँ या फिर मैं ऐसे एक्सेस कर लूँ। ठीक है, ये मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट है रो कॉलम के में, और ये मल्टी डायमेंशन को एज ए सिंगल डायमेंशन हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने जिक्र इस वजह से किया क्योंकि अभी हम इंडेक्स एक्सेस करने वाले हैं। तो इंडेक्स चाहे इस तरीके से आए चाहे इस तरीके से आए, बात एक ही है, और आप दोनों तरीके से भी पा सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स पाने के लिए जो अपने पास
तरीका होता है वो है और कह सकते हैं जो फंक्शन होता है दैट इज़ फाइंड। तो फाइंड के जरिए आप इंडेक्स पता कर सकते हैं। तो आपने किया फाइंड ए, तो देखिए ए क्या है वो भी देख लेते हैं हम। तो देखिए ए ये है और इसे एक्सेस इस तरीके से कर लिया, और ये जो अब आया है ये ए में जो नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू नहीं आई है, नॉन जीरो एलिमेंट्स का इंडेक्स आया है कि किस किस पोजीशन पर वो प्रेजेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 पोजीशन पर प्रेजेंट है, उसके बाद 2 पर नहीं है, 3 पर प्रेजेंट है, उसके बाद 4 पर प्रेजेंट है, 5 पे नहीं है, 6 पर है। तो देखिए आप यही आ रहा है सब। ठीक है, तो ये नॉन जीरो एलिमेंट का हो गया। अगर जीरोज को आपको करना है तो सेम वही तरीका चलेगा, फाइंड और आपने नोट लगाया और ए लगा दिया। ठीक है, तो ये उनका इंडेक्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें तो ये सिंगल डायमेंशनल वाला नहीं, हमें तो रो और कॉलम के फॉर्मेट में चाहिए, उस तरीके से हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो वैसे भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको आउटपुट साइड में वेरिएबल के नाम लिखने पड़ेंगे। तो रो कॉलम कुछ भी ले सकते हैं नाम, मैंने रो कॉलम ले लिया। रो कॉलम इज इक्वल टू फाइंड, ठीक है, और फाइंड ए। ठीक, तो देखिए अब रो और कॉलम अलग अलग आए, एक साथ नहीं आते हैं। तो जो पहली रो है, पहली रो का पहला कॉलम है, ठीक है, वहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट है। तीसरी रो का पहला कॉलम है, वहाँ नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक है, तो आप ए अगर यहाँ पर देखेंगे तो और आसानी से अंदर लग जाए। देखिए पहली रो का पहला कॉलम वहाँ पर है, थर्ड रो का पहला कॉलम है वहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से ये सेकंड, ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड कॉलम हो गया। थर्ड वाले में अगर आप देखें, थर्ड नॉन जीरो एलिमेंट और फर्स्ट रो। ठीक है, इस तरीके से ये रो और कॉलम की भी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से सिंपल सा आइडिया लग रहा है कि अगर आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स पता करना है तो एन एन जेड यूज़ कर लीजिए। ठीक है, उनका इंडेक्स पता करना है तो आप फाइंड यूज़ कर लीजिए। अच्छा, फाइंड वैल्यूज़ भी बता देता है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? रो कॉलम ये तो लिखना ही है। अगर तीसरा एलिमेंट और आप पास कर देते हैं, सपोज आपने वैल्यू कह दिया, इसे पास कर दिया और फिर आपने लिखा फाइंड, तो अब इस समय क्या आएगा? एक तो इंडेक्स भी आएगा रो कॉलम और वहाँ पर क्या वैल्यू है उसे भी देगा ये। ठीक है, तो देखिए, तो अब यहाँ पर आए हैं ये 3 कॉलम वेक्टर। ठीक है, देखिए तो पहला रो का पहला कॉलम, वहाँ पर जो वैल्यू है वो ये है, पहला दिया है 1 है। ठीक है, इसी तरीके से अगले में देखेंगे थर्ड रो का पहला कॉलम, ठीक है ना, थर्ड रो पहला कॉलम, वहाँ पर जो वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, वो आप ए मैट्रिक्स से देख सकते हैं, देखिए ये 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो फाइंड और एन एन जेड का यूज़ है वो समझ में आ गया। ठीक है, उसके अलावा हमें एक और क्वेश्चन पूछा था इंडेक्स वैल्यू ये फाइंड करने के बाद। एक क्वेश्चन हमसे पूछा कि ये बताइए कि जो 2 है इसमें कितनी बार आया है। ठीक है ना, 2 है वो कितनी बार आया है, तो हमें ये निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास तरीका है, फाइंड के जरिए हम कर सकते हैं और एन एन जेड के जरिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज काउंट पूछा है तो वो काम हम दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइंड अगर मैंने किया फाइंड और सिंपल मेरे को लिख देना है a इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपको a में वो वैल्यू निकाल देनी है जो 2 के बराबर है, बस। तो इसने अभी क्या, फाइंड आपको पता है फाइंड क्या करता है, फाइंड इंडेक्स बताता है। इसने क्या किया, वो इंडेक्स बता दिया जहाँ पर 2 प्रेजेंट है। ठीक है, ए करके आप देख सकते हैं, तो देखिए थर्ड पोजीशन पर 2 प्रेजेंट है, उसके बाद फोर्थ पर प्रेजेंट है और 8th पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो फाइंड हमेशा इसी तरीके से बताता है। अगर आप इसकी जगह एन एन जेड यूज़ करते, एन एन जेड, और आप लिखते ए इज इक्वल टू 2, तो ये काउंट बता देता। देखिए ये बता 3 हैं जो वैल्यूज़ हैं वो 2 के बराबर हैं या 2 हैं। ठीक है, तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि सिर्फ आपको काउंट की ज़रूरत है या फिर उसके इंडेक्स की ज़रूरत है। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप उसमें सूटेबल फंक्शन उसी हिसाब से यूज़ करेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही अगर आपको ये वैल्यू पता करनी है कि 2 से ज़्यादा वैल्यू कितनी है, सिर्फ काउंट ही पता करना है, तो एन एन जेड आपने किया और लिखा ए ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो देखिए कितने नंबर, 2 ही नंबर तो हैं, 3 और 4, ये 2 ही नंबर एक्स्ट्रा हैं, तो ये 2 से ज़्यादा हैं वो आ गए, काउंट आ गया, बड़ा आसान है। तो आई थिंक अब आप ये आसानी से यूज़ कर सकते हैं एन एन जेड और फाइंड, ये 2 फंक्शन से आप फेमिलियर हो गए। ठीक है, अब देखिए अब मेरे पास
ए ये अवेलेबल है। अब मैं तीसरा फंक्शन जो है रीसेप उसे यूज़ करने जा रहा हूँ। तो रीसेप का काम ये होता है, कई बार ऐसा होता है कि जब आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं या एडिशन कर रहे होते हैं तो मैट्रिक्स डायमेंशंस मिसमैच होती हैं, ठीक है, एरर आता है, इनर मैट्रिक्स डायमेंशंस और मिसमैच या इस तरीके से कुछ एरर आता है। वहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें अपना जो एरे है उसका साइज चेंज करना है। जैसे अभी ये 3x3 का है तो 3x3 में तो कोई वेरिएंट नहीं हो सकता, ठीक। अगर ये और कुछ साइज़ का होता तो आसानी से हम कर सकते थे। इसमें एक ही वेरिएंट पॉसिबल है कि ये 3x3 का है तो इसे हम कर सकते हैं 1/9 का कर सकते हैं, एक रो 9 कॉलम कर लें, या फिर 9/1 का कर सकते हैं, ये एक वेरिएंट हो सकता है, ठीक है। तो हम वो काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने अब b इज इक्वल टू कर दिया और रीसेप करके मैं उसे b में स्टोर करना चाह रहा हूँ। तो मैंने किया रीसेप, एक रो हो और अच्छा किसे रीसेव करना चाह रहे हैं वो भी तो लिखेंगे। तो ए को रीसेव करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अब उसका साइज दे दीजिए, क्या साइज है। तो एक तो रो होनी चाहिए, ठीक है, और 9 कॉलम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स रीसाइज के बाद भी जो आप करेंगे सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ थे और आप जब रीसाइज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर रहेंगे, अरेंजमेंट बस इधर से उधर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए, तो बी हमारे पास ये आ गया, सारी वैल्यूज़ वही हैं 102, देखिए आप 102 20302 इस तरीके से। तो रीसेप से देखिए हमारा जो एरे है अब वो बी इस तरीके से हो गया। आप ए को ही कर सकते थे अपडेट, बट मैंने उसे अलग ले लिया बी में, ठीक है। तो रीसेप से आप इस तरीके से किसी भी एरे का साइज है उसे बदल सकते हैं और अपने प्रोग्राम में उसे यूज़ कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद मान के चलिए कि मेरे को अब क्या करना है कि ये जो एरे है इसे मैं फ्लिप करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। एक तो असेंडिंग डिसेंडिंग में होता है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग करना है, उसके लिए सॉर्ट कर सकते हैं आप। सॉर्ट करेंगे तो वो लोअर टू हाई, जैसे आपने कर दिया सॉर्ट, देखिए एडिशनल में आपको बताता हूँ, सॉर्ट बी किया आपने सपोज, देखिए, तो देखिए पहले उसने सारा जीरो लगा दिया, जीरो के बाद फिर 1 2 इस तरीके से हो गया। तो ये तो एक सॉर्टिंग हो सकती है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बी था मेरे पास, जो बी है, मैं इसे फ्लिप करना चाह रहा हूँ कि ये 4 है वो पहले आ जाए, उसके बाद 2 0 3 0 2 इस तरीके से स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है फ्लिप LR, ठीक है ना। फ्लिप कर रहे हैं हम लेफ़्ट टू राइट, और बस उसके बाद जिससे भी फ्लिप करना चाह रहे हैं आप उसे फ्लिप कर सकते हैं। तो देखिए, तो फ्लिप हो गया, ये 4 है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, पीछे से देखिए पीछे वाली चीज़ें आगे पहुँच गई, एकदम ऐसे घूम गया, एकदम फ्लिप हो गया। तो इस तरीके से हम इससे फ्लिप भी कर सकते हैं अगर हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हमें अपने लूप में, हमने कोई लूप लगाया और हम पहली वैल्यू से स्टार्ट करके लास्ट से करना चाह रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो हम अपने एरे को उल्टा भी कर सकते हैं, रिवर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जब ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से, बस मेरा सिर्फ एक मकसद यहाँ पर ये है कि आपको एक आइडिया मिल जाए। जब आपके पास आइडिया होगा तो जब आप प्रोग्राम में कहीं फंस रहे होंगे तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा, हाँ ऐसा भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो मेनली मेरा जो मोटिव है वो यही है कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए फंक्शंस का, ठीक है। तो फ्लिप LR हमने कर लिया। उसके बाद मैं आपको एक और फंक्शन बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ DIFF, ठीक है। तो DIFF डिफ जो होता है वो डिफरेंस लेने के लिए है, हम डिफरेंस लेना चाह रहे हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर बी एक एरे अवेलेबल है, मैं इसमें डिफरेंस लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने लिखा डिफ बी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 9 एलिमेंट्स हैं। अब मैं जैसे ही डिफरेंस लूँगा तो इससे होगा क्या कि 2 में से 4 को घटाएगा, उसका डिफरेंस आएगा, 0 में से 2 को घटाएगा, 3 में से 0 को घटाएगा, 0 में से 3, इस तरीके से। तो एक में से जब घटाने का ही काम चलेगा तो अब जो डिफरेंस आएंगे टोटल वो आएंगे 8 वैल्यू, ठीक है ना। एक बार आप डिफरेंस लेंगे, दोबारा लेंगे तो 7 रह जाएंगे, इस तरीके से होते जाएगा, ठीक है। देखिए ये गड़बड़ कैसे दिख रहा है, अभी तो मैं ऐसे बता रहा 2 में से -4 किया -2 आता, ये फ्लिप वाला है, ठीक है। हम गलत देख रहे हैं, किससे होगा, इससे होगा, हमने बी को किया है ना, ये तो आंसर में था, ये तो दूसरी चीज़ है, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ये है बी अवेलेबल, तो ये है ना, और मैंने किसको डिफ किया है, डिफरेंस में किसका था, बी का। तो 0 में से 1 गया तो कितना आ गया, -1 आ गया, 2 में से 0 गया 2 आ गया, ठीक है, 2 में से 2 गया 0 आ गया, इस तरीके से। तो आप काउंट देख सकते हैं, एक कम हो गया, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा अगर कर देता हूँ डिफ, फिर मैंने, अब ये आंसर में वैल्यू आ गई है तो मैं इसे आंसर को यूज़ करना पड़ेगा, या किसी वेरिएबल में आप ले सकते थे इसे, आंसर मैंने किया। तो अब देखिए अब और कम हो गया, ठीक है, अब 7 रह गए। एक और बार आप डिफरेंस लेंगे
और कम हो जाएंगे। तो ये आप ऑर्डर कह सकते हैं, कितने ऑर्डर का आपने डिफरेंस लिया है, ठीक है ना, कितने ऑर्डर का आप डिफरेंस ले रहे हैं। तो अब ऐसे तो करते करते थोड़ा दिक्कत रहेगी, तो क्या डायरेक्टली इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है? हाँ, यस होता है। अगर आप लिखते हैं डिफ, देखिए डिफ, अब जैसे अच्छा ये जो अभी मैंने चाहे फ्लिप वाला लगाया चाहे मैं डिफ लगा रहा हूँ, ये एरे पे भी चलेंगे आपके, जैसे रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर उन पे भी चलेंगे, और मैट्रिक्स पे भी एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स पे भी आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफ किया मैंने, डिफ और उसके बाद बी कॉमा 1, ठीक है। तो अगर जैसे मैं ये 1 कर रहा हूँ तो ये ऑर्डर बता रहा है किस ऑर्डर का आप ये डिफरेंस लेना चाह रहे हैं। जैसे पहली बार अगर आप करेंगे तो मैंने बी कॉमा 1 किया, इसका मतलब जो पहली बार एक बार हमने डिफरेंस किया था तो 9 से जो 8 रह गए थे वो वाला आएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, देखिए उसी से मैच कर रहा होगा, जो फर्स्ट टाइम मैंने लिया था उसी से मैच कर रहा है रिजल्ट, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूँ डिफ बी कॉमा 2 एक बार में ही, तो एक बार में ही सीधा आपको रिजल्ट कौन सा मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर का यहाँ पे डिफरेंस ही ले लेगा। तो देखिए देखिए ये रिजल्ट मिल गया कि नहीं, ये वाला, ठीक है। तो आप सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर जो भी डिफरेंस लेना चाह रहे हैं आप आसानी से इससे ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना होगा सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। और देख सकते हैं आप बी को मैंने 5 किया, तो देखिए अब घटते घटते इतना कम रह गया, इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं, वहाँ पर यूज़फुल होगा, और आपको फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला वहाँ पर यूज़ करना है, डिफरेंसेस करना है, वहाँ पर ये चीज़ आपके लिए यूज़फुल होगी, ठीक है। और इसमें एक और थर्ड पैरामीटर भी होता है डिफ वाले में। डिफ अगर आपने किया और एक यहाँ पर बी किया और उसके बाद ये पहला होता है ऑर्डर का और अगला होता है डायमेंशन का, ठीक है। डायमेंशन डायमेंशन जैसे 1 कर रहे हैं या 2 कर रहे हैं, तो ये 1 और 2 बेसिकली मैट्रिक्स के केस में चलता है। जैसे मैं अभी इसे ए पर अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। मैंने सिंपल किया डिफ ए, सिंपल ए ही मैं कर रहा हूँ अभी, डिफ ए। तो आप देख सकते हैं ये जो डिफरेंस आया, ए क्या था, ए था हमारे पास ये, ठीक है। तो इसमें अभी ये डिफरेंस इसने बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप लिया है, तो वो किसके हिसाब से लिया, इसने क्या किया, 0 में से 1 को घटाया, ये आ गया, ठीक है, -1 आ गया, 2 में से 0 घटाया 2 आ गया, ठीक है। तो इसने कॉलम के हिसाब से अपने आप इस तरीके से इसने डिफरेंस ले लिया, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि नहीं ये तो रो के हिसाब से हो, ठीक है, ये रो के हिसाब से हो, तो कैसे होगा, तो रो के हिसाब से अगर आपको करना है तो वो थर्ड वाली चीज़ काम में आएगी। और अगर आप इसे सेकंड ऑर्डर का करना चाहते कि एक और बार डिफरेंस हो जाता, तो डिफ ए कॉमा अगर मैं 2 करता तो डायरेक्टली इसका भी डिफरेंस आ जाता, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं सीधा इसका 2 माइनस 1 किया तो 3 आ गया, इस तरीके से। बट अब भी ये पूरा ऑपरेट कॉलम वाइज हो रहा है, बट आप चाह रहे हैं नहीं मेरे पास ए है और मैं इसे रो वाइज डिफरेंस इसका लेना चाह रहा हूँ, देखिए मैं ये रो वाइज लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, डिफ ए कॉमा, अब मैं मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर का लेना चाह रहा हूँ, बट डायमेंशन अब मैंने लिख दिया 2, ठीक है। तो देखिए अब कैसे हो गया, इधर से इसने स्टार्ट किया 2 माइनस 1 1 आ गया, ठीक है ना, 0 माइनस 0 3 माइनस 2 1, ठीक है। अब ये इस तरीके से चल रहा है, फर्क समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये डायमेंशन होती है, इसे चेंज कर 1 करेंगे तो जो नॉर्मल फंक्शन कर रहा था उसी तरीके से करता है। तो मैट्रिक्स को आपको हैंडल करना है तो उस केस में आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारा जो फंक्शंस हैं उन्हें यूज़ करना आया होगा और आप इन्हें अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर पाएंगे। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। थैंक यू।